आप लोगों को याद होगा कि पिछले लगभग 7-8 दिनों से हम आदिम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम अध्याय समाप्ति की ओर हैं और चूंकि हम अध्याय समाप्ति की ओर हैं इसलिए मैं दोहराना चाहूँगी कि हमने अभी तक क्या जाना और समझा। हमने जीवन की सत्यता को जाना, इस सत्य से हम परिचित हुए कि विश्व में ऐसी कोई भी संस्कृति नहीं है, चाहे वो कितनी भी आदिम क्यों ना हो, कितनी भी पिछड़ी हुई क्यों ना हो, जो जीविका उपार्जन के संसाधनों का जुगाड़ नहीं करती। अब चूँकि आदिम अर्थव्यवस्था के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारा संपूर्ण जो अध्ययन का केंद्र बिंदु है वो आदिम समाज है, ठीक है ना। तो जब आदिम समाज की हम बात कर रहे हैं तो हमारे लिए स्पष्ट है कि वो समाज जो ज्ञान के प्रकाश से दूर है, जो तकनीकी ज्ञान से दूर है, जो आधुनिकता की तमाम जो तकनीकी व्यवस्थाएं हैं उनसे परिचित नहीं है। तो स्वभावतः उनकी जो व्यवस्था है वो कहीं अधिक चुनौती भरी है, कहीं अधिक क्लिष्ट है, कहीं अधिक उनके लिए जीवन में तमाम वो सारे संघर्ष हैं जो कि आधुनिक समाज के पास नहीं हैं। और ये उनके समाज की एक अनूठी विशेषता है। और बहुत सारे आदिम समाज ऐसे हैं जो बिल्कुल भी बाहरी समाज का संसर्ग स्वीकार नहीं करते, परंतु ये भी हम सब पढ़ चुके हैं कि कुछ आदिम समाज ऐसे हैं जो बाहरी व्यवस्था का संसर्ग स्वीकार कर चुके हैं और जो आधुनिक समाज के संपर्क में आ चुके हैं। जो आधुनिक समाज के संपर्क में नहीं आए हैं और जो पूर्णतः आज भी दूर बिहड़ों में, जंगलों में या टापुओं पर रह रहे हैं, जो बिल्कुल भी किसी और समाज को अपने अलावा नहीं जानते, वहाँ जीवन यापन की जो व्यवस्थाएं हैं, जो उनकी अर्थव्यवस्था है, वो मूलभूत रूप से दो ही चीज़ों पर टिकी हुई है, दो ही आधार बिंदुओं पर टिकी हुई है। पहला तो हम जो पढ़ चुके हैं, जो हम जानते हैं, वो है फल फूल जो हैं, कंद मूल हैं, उनको एकत्रित करना जिससे वो अपना पेट भर सकें, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी जो व्यवस्था है उनकी शिकार करने की है, ठीक है, कि मछली मारना या जानवरों को मारना, मछलियों को पकड़ना, ठीक है। अब ये दो बिंदु के अलावा जो थोड़ा बहुत, ये बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा कि आधुनिक समाज के संपर्क में आए, लेकिन उन्होंने हमने हमेशा से इस बात को जाना है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो कुछ आदिम समाजों में पशुपालन भी देखने को आया है कि पशुपालन व्यवस्था अर्थव्यवस्था का एक अंग बनी है, जहाँ दुग्धधारी जो पशु हैं, जैसे बकरी है, गाय है, ऐसे जानवरों का वो लोग पालन पोषण करते हैं। और उसके बाद जिन्होंने थोड़ी सी उच्चतम स्थिति को प्राप्त किया है सभ्यता के दृष्टिमूलक दृष्टिकोण से मैं कह रही हूँ, तो उन्होंने हल्की फुल्की, बहुत हल्की फुल्की का तात्पर्य हुआ बहुत प्रथम अवस्था जिसे कहा जाएगा कृषि की, कि फावड़े कुदाल से ज़मीन को खोदना और कुछ धन जो जैसे अनाज है और मक्का है, ऐसी चीज़ों की खेती करना, ऐसे अनाजों की खेती करना, ठीक है। अब इसके बाद वो आदिम समाज जो कि आधुनिक समाजों के संपर्क में आ गए हैं, उन आधुनिक समाजों के संपर्क में आने के बाद उन्होंने कल कारखाने और फैक्ट्रियों में भी काम करना शुरू कर दिया है, मजदूर के तौर पर, श्रमिक के तौर पर ऐसे आदिम समाजों का, ऐसी जनजातियों का प्रतिशत बहुत कम है, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ी। उसके बाद हमने ये जाना और समझा कि धर्म और जादू आदिम समाज की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम आदिम समाजों के जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते अगर उनके जीवन से हम धर्म और जादू को हटा दें। तो हमने ये भी समझा
कि अर्थव्यवस्था में जो महती भूमिका है वो जादू की भी है, धर्म की भी है। और आदिम समाज की संपूर्ण कार्य व्यवस्था इस रूप में संचालित होती है कि वो ये मानते हैं कि अगर नौका निर्मित करने के बाद कुछ समाज के जो पुरुष हैं वो जब मछली पकड़ने जाएंगे तो वो उससे पहले कुछ कर्म कांड करते हैं जिससे उन्हें अपने ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो और वो उनके लिए वो यात्रा लाभकारी हो। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा कि कूला प्रथा क्या होती है, हमने ये भी पढ़ा कि इसके साथ जो एक मुख्य प्रथा है पोटालैच, वो प्रथा क्या होती है। और मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ये तमाम तरह की प्रथाएं जो हमने पढ़ी वो आपके विश्वविद्यालय परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर कूला और पोटालैच प्रथा। ठीक है, अब इसके बाद आज हम अंतिम चरण पर हैं इस अध्याय की समाप्ति पर। तो हम जो उत्पादन विनिमय प्रणाली की कार्य व्यवस्था देख रहे हैं, आर्थिक विनिमय की कार्य प्रणाली की व्यवस्था देख रहे हैं और आर्थिक व्यवस्थाएं किस प्रकार से संचालित होती हैं, इन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसका आज अंतिम चरण है। देखिए आज हम नया क्या जानते और समझते हैं। और सब इसमें हमने 8 बिंदु अभी तक हम जान चुके हैं। आज 9वां बिंदु है पूंजी। क्या है पूंजी की धारणा आदिम समाजों में? चलिए जानते हैं। पूंजी की धारणा समाज, समय तथा विकास की अवस्था से सीधी संबंधित है। आदिम समाजों के संदर्भ में पूंजी की परिभाषा के बारे में थॉर्नवॉल्ड, फर्थ, बोहन और लूसी मेयर ने इसके संदर्भ में चर्चा की। थॉर्नवॉल्ड के अनुसार आदिम समाजों में मवेशी और फसल पूंजी है। अब देखिए ये कितनी अलग चीज़ है ना। हमारे यहाँ पूंजी किसको मानते हैं? एक तो वो संपदा जो मूवेबल नहीं है, जो चल फिर नहीं सकती, जिसे 2 तरह की हम जब पूंजी की बात करते हैं, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। चल संपत्ति वो है जो चलायमान है, जैसे आपके पास धन का होना, लेकिन जो अचल संपत्ति है वो स्थिर है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम मान लीजिए आपके पास एक घर है, वो स्थिर है, वो कहीं चल फिर के थोड़ा ना जा सकता है, लेकिन वो आपकी एक बहुत बड़ी पूंजी है ना। तो ये चल संपत्ति, एक तो ये चल और अचल संपत्ति की जब हम बात करते हैं, लेकिन वही आपके पास जो कैश अमाउंट है, मुद्रा के रूप में जो राशि है वो, या बैंक में जमा जो राशि है वो आप जब चाहे निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि ज़मीन जब चाहे बेच नहीं सकते, मकान जब चाहे नहीं बेच सकते, लेकिन वो स्थिर पूंजी है। परंतु आधुनिक समाज के बिल्कुल अलग आदिम समाजों में जो पूंजी है वहाँ मुद्रा का अभी मुद्रा व्यवस्था तो व्याप्त है ही नहीं। तो वहाँ जो पूंजी है, वहाँ पर पूंजी मुख्यतः जो पूंजी मानी जाती है वो है मवेशी और फसल। ठीक है, इसके बाद फर्थ के मतानुसार संपत्ति वह पूंजी है जो उत्पादन के कार्यों में लगाए जाए। कपड़े धोने की मशीन घर में काम ली जाती है, लेकिन वो उपभोग की वस्तु है, लेकिन ग्राहकों के लिए कपड़े धोने के काम ली जाए तो वो पूंजी कहलाएगी। देखिए भारत में तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। विदेशों में, पश्चिमी सभ्यता में मैंने देखा है, पश्चिमी संस्कृति में, कि पश्चिमी देशों में ऐसे बहुत बड़े बड़े एक हम जैसे कह सकते हैं बहुत बड़ा हॉल है, या कोई ऐसा जिसे वॉशिंग हॉल कहा जा सकता है, वहाँ पर बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन्स लगी होती हैं। आप जाएं, उसमें अपने कपड़े डालें, कुछ अमाउंट आपको उसमें डालना होता है, आप तसल्ली से वहाँ बैठ जाएं, आपके बैठने की व्यवस्था होगी, वहाँ कुछ किताबें भी उपलब्ध होंगी जिनसे आपको आधा पौन घंटा, जितनी देर कपड़े धोने में लग रहा है, आप बैठे रहें और उसके बाद आप अपने कपड़े लें, धुले हुए कपड़े लें और अपने घर ले जाएं। ठीक है, जब अगर इस तरह की व्यवस्था होगी तो वो वॉशिंग मशीन क्या मानी जाएगी? आपकी पूंजी मानी जाएगी। परंतु अगर वही वॉशिंग मशीन आपके घर है और आप अपने उसमें स्वयं के कपड़े धो रहे हैं, उससे कोई पूंजी अर्जित नहीं कर रहे, कोई धन अर्जित नहीं कर रहे, तो वो आपकी पूंजी नहीं मानी जाएगी।
चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आप घर पे गद्दा खरीद के लेकर आए हैं, आप सो रहे हैं, वो आपकी पूंजी नहीं है, लेकिन आपने बहुत सारे गद्दे खरीदे और उससे शादी ब्याह में या अलग अलग जो कार्यक्रम है, फंक्शंस हैं, उनमें आप किराए के तौर पे दे रहे हैं, तो वही गद्दे आपकी पूंजी हो गए। समझ गए आप इस अंतर को? तो आधुनिक समाज और आदिम समाजों में पूंजी का ये अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस संबंध में बोहनन क्या कहते हैं। बोहनन कहते हैं पूंजी कार्य करने की परंपरा और औजारों का एक सेट है। क्या है? कार्य करने की परंपरा। कौन सी कार्य करने की परंपरा? ये स्वाभाविक तौर पे आदिम समाजों की अगर हम बात करें तो जो कुछ कार्य किया जाता है समाज में अपनी जीविका उपार्जन के लिए, वो सारी, और जो उनके पास औजार हैं वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? वो सारी चीज़ें उनकी पूंजी कहलाएंगी। बिना औजारों के वो खेती कर ही नहीं सकते, इसलिए जिसके पास जितने अधिक औजार होंगे और जितने अच्छे औजार होंगे वो उतना ही अधिक धनवान कहलाएगा। ये आधुनिक समाज से बिल्कुल अलग व्यवस्थाएं हैं। इसको समझने के लिए आपको बहुत गंभीरता से आधुनिक समाज और जो आदिम समाज के उसके अंतर को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी मेयर इस संबंध में क्या कहते हैं। लूसी मेयर का मत है कि अर्थशास्त्री उन वस्तुओं और सेवाओं को पूंजी कहते हैं जिनका उपभोग तत्काल नहीं होता, परंतु जो भविष्य में उपयोग के लिए उपयोग की दृष्टि से उस वस्तु में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, अब इस बात को हम आगे जानते हैं कि जनजाति में पूंजी इस बात पर भी निर्भर करती है कि उनका व्यवसाय क्या है, औद्योगिक स्तर क्या है, समाज विकास की किस अवस्था में है। इन तमाम बातों पर ध्यान दिया जाता है। कौन कौन सी बातें? कि उनका व्यवसाय क्या है, वो पूर्णतः कृषि व्यवस्था पर निर्भर हैं या सिर्फ वो शिकार पर अपनी जीविका उपार्जन की संपूर्ण अर्थव्यवस्था निर्भर है। ये सारी बातें इस तरीके से, या वो ऐसी जनजाति है जो आधुनिक समाज के संपर्क में आ चुकी है। ठीक है, तो वहाँ उनकी अर्थव्यवस्था जो हमारी अर्थव्यवस्था है उससे किस प्रकार से भिन्न है। तो इन सब का प्रभाव पूंजी की अवधारणा, नैतिक विचार तथा दृष्टिकोण पे पड़ता है। जिन समाजों में व्यवसाय पशुपालन है या चारागाह वाली व्यवस्था है तो वहाँ पर पूंजी मानी जाएगी, यही मानी जाएगी। शिकारी अवस्था वाले समाज में धनुष, कमान आदि पूंजी होते हैं। मैंने आपसे अभी अभी कहा ना कि जो कृषि व्यवस्था, उनके पास कृषि के जो औजार हैं, जिसके पास जितने अधिक औजार होंगे वो उनकी व्यवस्था मानी जाएगी। इसी प्रकार टिकोपिया समाज में नाव, कुल्हाड़ी, मछली मारने के लिए जो जाल हैं और नारियल छीलने के जो उपकरण हैं वो पूंजी के अंतर्गत रखे जाते हैं। पूंजी वो है जो आपको जीवन जीने के संसाधन उपलब्ध करा सके। आधुनिक समाज में वो भौतिक सुखों के साधन उपलब्ध करा सके, लग्जरीज़ को उपलब्ध करा सके। और लेकिन जब हम आदिम समाजों की बात करते हैं तो यहाँ पर बात आती है जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं ऋण एवं उधार। ये क्या है ऋण एवं उधार? आप ये इस शब्द से शायद ही हम में से कोई अपरिचित होगा। बहुत छोटा सा बच्चा भी जब स्कूल जाता है ना तो क्या कहता है कि आप मुझे अपनी पेंसिल दे दो, उधार दे दो, आज मैं पेंसिल लाना भूल गया हूँ, कल दे दूँगा। तो ये उधार शब्द से तो हम बचपन में परिचित हो जाते हैं और ऋण शब्द से हम जब थोड़े से बड़े होते हैं तो परिचित हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ऋण और उधार क्या है। ऋण एवं उधार आर्थिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। देखिए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो मल्टी मिलियनियर्स हैं, वो तो हम ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि जो
कुबेरपति हैं, धनपति हैं, वो उधार नहीं लेते। ऐसा नहीं है, वो बैंक से बहुत हज़ारों करोड़ रुपए, वैसे तो अब आप सब जब से ये माल्या वाला एपिसोड हुआ है तो, या नीरज मोदी वाला जब से एपिसोड हुआ है, तब से तो मेरे ख्याल से हर युवा परिचित है कि किस प्रकार से बैंकों से ऋण लिया जा सकता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उन्होंने ऋण चुकाया नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यूँ उत्पन्न हो गया कि क्या ऐसी व्यवस्थाएं व्याप्त हैं। परंतु हमारे डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है। हमारे डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ऋण देने वाली अलग अलग संस्थाएं होती हैं। व्यक्ति इंडिपेंडेंटली भी ऋण देते हैं, ब्याज पर देते हैं, और बैंक ऋण देती हैं, लेकिन जो भी अधिकतर जो लोग ऋण देते हैं वो उसके एवज में ब्याज लेते हैं। तो आदिम समाजों में ऋण एवं उधार का स्वरूप आधुनिक संगठनों की तुलना में कम विकसित हुआ है। यहाँ पर हिसाब इतना सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं रखा जा सकता क्योंकि मुद्रा व्यवस्था नहीं है। ये अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप परिवर्तित हुआ है वो मुद्रा व्यवस्था के उत्पन्न होने के बाद ही तो हुआ है। अब जिन जातियों में कृषि का व्यवसाय है वे लोग जमीन गिरवी पर रखकर कर्ज लेते हैं। जिनके पास आभूषण है, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, तो आभूषण देकर कर्ज लेते हैं। और आदिवासी भी कर्ज प्रधानतः सामाजिक और आर्थिक कारणों से लेते हैं। हमने जो पॉटलेज और वो पढ़ा, कूला प्रथा पढ़ी, तब हमने इस व्यवस्था को भी पढ़ा था। तो कर्ज उत्पादन बढ़ाने के लिए, उपकरण खरीदने के लिए, मछली मारक समाज में नौका निर्माण के लिए, जाल खरीदने के लिए भी किया जाता है। तो विवाह, मृत्यु भोज या अन्य त्यौहार उत्सवों के लिए पे भी ऋण लिया जाता है। चलो इस बात पे, जब मुझे मृत्यु भोज वाली बात ध्यान आई या विवाह ध्यान है, भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में ग्रामीण समाज के लिए एक बहुत पीड़ादायक स्थिति क्या रही है कि हमारे लिए, ये आदिम समाजों में भी है, कि हमारे लिए हमारी सामाजिक जो प्रतिष्ठा है, जिसे झूठा मान हम कह सकते हैं, उसको बनाए रखने के लिए ग्रामीण व्यवस्था में, शहरी व्यवस्था में भी है, लेकिन शहरी व्यवस्था में मृत्यु भोज जैसी प्रथा नहीं है, लेकिन ग्रामीण व्यवस्था में आज भी ये मृत्यु भोज जैसी प्रथाएं देखने को मिलती हैं, जो कि एक गरीब ग्रामीण जो परिवार है उसकी कमर तोड़ देते हैं। वो उसके लिए, जहाँ अपना जीवन, अपना भोजन की व्यवस्था करना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, और वहाँ पर मृत्यु भोज जैसी, जबकि लगातार सामाजिक स्तरों पर आह्वान किया जाता है कि मृत्यु भोज जैसी प्रथा का समापन होना चाहिए, परंतु कितना और कितना नहीं हो पा रहा है ये मुझसे बेहतर आप लोग जान पाएंगे, क्योंकि आप लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से संपर्क रखते हैं। तो आदिम समाजों में भी ये व्यवस्था देखने को मिलती है। तो अनेक जनजातियों के लोग उधार सामान लेते हैं तथा महीने के अंत में हिसाब चुका देते हैं। ऐसा मॉरिशस के आदिम समाज के लोग भी करते हैं, और हांगकांग के नाविक तथा सरावक के कृषक आदि दुकानदार भी सामान उधार लेते हैं तथा माह के अंत में हिसाब चुकाते हैं। इसमें सामान थोड़ा घटिया तथा महंगा भी मिलता है। और मजदूरी में उधार सामान, जब मजबूरी है, विवशता है, तो आपको जब उधार सामान लेना ही है तो कई बार झिड़कियाँ भी सुननी पड़ती हैं, कई बार ताने भी सुनने पड़ते हैं। और रोसेल द्वीप में सिक्का उधार में मिल जाता है, परंतु लौटाते समय बड़ा सिक्का लौटाना पड़ता है। ये स्वाभाविक तौर पर, इसे सूद और ब्याज का खेल कहते हैं कि सूद देना ही पड़ेगा, जो मूलधन है उस पर सूद देना ही पड़ता है। और ये व्यवस्था किसी भी समाज के लिए तब घातक हो जाती है जब व्यक्ति अपनी कैपेसिटी से बाहर, अपनी चादर से बाहर अपने पाँव को पसारता है। तो आदिम समाजों में भी ये व्यवस्था है आधुनिक समाज की भांति, लेकिन यद्यपि उसका जो रूप है वो थोड़ा सा सरल है, और वो जो कैलकुलेशन है वो उतनी सटीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुद्रा प्रयुक्त नहीं होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि हम आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति और समूह अपनी आवश्यकता के लिए की जो पूर्ति के लिए न्यूनतम प्रयास करके अधिकतम लाभ प्राप्त करने के प्रयास करते हैं। आवश्यकता ज़्यादा होती है परंतु साधन सीमित होते हैं। तो ये दोनों प्राकृतिक पर्यावरण और संस्कृति के द्वारा नियंत्रित तथा प्रभावित होते हैं।
ये आदिम अर्थव्यवस्था में आधुनिक अर्थव्यवस्था से बिल्कुल अलग, सरल, न्यून, विशेषीकृत तथा सीमित होती है। तो बच्चों, हमने आज अंतिम चरण था हमारा आदिम अर्थव्यवस्था के बारे में। हमने जाना तमाम तरह की बातें जो हमने पूर्व में जानी थी, उसके बारे में मैंने आरंभ में ही आपसे चर्चा कर ली थी। अब जहाँ तक मैं समझती हूँ, सामाजिक मानवशास्त्र के 2 या 3 आपके अध्याय और शेष रह गए होंगे, तो लगभग हम लोग समाप्ति की ओर हैं। हमारे इस कोर्स को पूरा होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 1 माह में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब आशा करती हूँ कि आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, और हमेशा इस बात को दोहराती हूँ, कितना आप पढ़ते हैं। मुश्किल क्लास में 30-35 जितने भी बच्चे हैं, पर शायद 8 या 9 बच्चों से ज़्यादा कोई वीडियो खोल के देखने का कष्ट ही नहीं करता। अब क्यों, इसका जवाब तो आप लोगों के पास बेहतर तरीके से होगा। खैर, मैं महर्षि दयानंद महावीर, वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय जो है कोटा ओपन यूनिवर्सिटी पूर्व में जिसका नाम था, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगी कि उनकी अध्ययन सामग्री को मैंने विद्यार्थी हितार्थ प्रयुक्त किया है। और इस शुभकामनाओं के साथ कि ईश्वर आपको बलवती करे, आपको विवेक दे, आपको बुद्धि दे, और आप बहुत अच्छे से अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करें और मन लगा के पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।